Denvax. Dendritic cell therapy. आज हम बात करेंगे ग्लायोमा पे, जो कि ब्रेन का कैंसर होता है। कि होता क्या है, इस बीमारी में सूडो ट्यूमर भी होते हैं। सूडो ट्यूमर और ट्यूमर। सूडो ट्यूमर का मतलब होता है कि बीमारी में ट्यूमर छोटा साइज का है और उसने अपनी वहाँ से ट्यूमर के साइड से एडिमा प्रेजेंट किया, यानी उसने फ्लूइड रिलीज करना शुरू कर दी। और ब्रेन में कोई जगह नहीं होती जहाँ से फ्लूइड रिलीज हो जाए, तो ब्रेन में प्रेशर बढ़ जाता है। मेमोरी लॉस है, या स्पीच ख़राब हो गई, स्पीच में चेंजेस आने लगे, डिफ़िकल्टी हो रही है बोलने में, या हियरिंग ख़राब हो जाए, या विजन का ब्लरिंग हो जाए, या दो चीज़ें दिखने लगे, जिसको हम डबल विजन कहते हैं। इसमें डेंड्रिटिक सेल थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसा किताब भी कहती है, हमारी टेक्स्ट बुक्स जो ऑन्कोलॉजी की हैं वो कहती हैं कि डेंड्रिटिक सेल थेरेपी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डेंड्रिटिक सेल्स वहाँ पर ट्रैवल करते हैं। ये पेशेंट खिलाफ तवक्को, यानी बग़ैर किसी सोच समझ के, जो साइंस एक्सप्लेन नहीं करता, पूरी तरह ठीक हो गई। पूरी तरह ठीक होने में दो चीज़ों का महत्व है, एक तो दवाई का काम करना और दूसरा भगवान की मदद। जब फर्स्ट इंजेक्शन लगा था, मुझे अभी याद है, उसका मतलब उसको पूछा मैंने कैसा लगा। उस दिन का जो रात था वो बड़े चेंजेस हुई मतलब, और बोला कि आज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा लग रहा था मुझे क्या कोई एनर्जी मिल रहा है। सबको सबसे यही कहना चाह रही हूँ, कैंसर कोई मरने वाली बीमारी नहीं है, उनसे डरिए मत, क्योंकि जो हेल्थ इम्यून सिस्टम से लड़ेंगे वही जीत पाएंगे। क्योंकि उनका ट्रीटमेंट मैं जान चुकी हूँ कि मैं इम्यून सिस्टम से, सर ने जो इंजेक्शन मैंने पुश किया था उससे मुझे बहुत स्ट्रेंथ जो फील हुआ है, मैं जानती हूँ। आज मैं काम करती हूँ, जॉब भी कर रही हूँ, हाँ, वहाँ अच्छी तरह से काम करती हूँ, घर में आती हूँ, सब कुछ अच्छी तरह से हो रही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर जमाल आज आपके सामने डॉक्टर शर्मीन के साथ फिर हाजिर हूँ। और आज की श्रृंखला में हम लोग GBM या ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी, जो एक बहुत भयानक कैंसर माना जाता है, उसकी बात करना चाह रहे थे। और आपको बताना चाह रहे थे, यहाँ बताना था कि हम इसमें कैसे पकड़ सकते हैं इस कैंसर को, और हम कैसे इसका इलाज जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं, और इसमें हमें क्या रिटर्न्स मिलते हैं। देखिए, डॉक्टर शर्मीन अभी आपको ये बताएंगी कि इस बीमारी के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे बीमारी हम लोग पकड़ें जांच करके और अपनी तकलीफ़ के हिसाब से, और फिर इलाज के क्या रास्ते हैं। जी आदाब, मेरा नाम डॉक्टर शर्मीन। आज हम बात करेंगे ग्लायोमा पे, जो कि ब्रेन का कैंसर होता है। ब्रेन के ट्यूमर्स जो होते हैं वो प्राइमरी ब्रेन से अराइज करते हैं, और वो ब्रेन का ही टिश्यू होता है जिससे निकल के आते हैं। ब्रेन में सेकेंडरीज भी होती हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर या लंग कैंसर, जो कि मेटास्टेसाइज करके ब्रेन में जाते हैं, उनको हम मेटास्टैटिक ब्रेन डिजीज़ कहते हैं। ग्लायोमास के बहुत से फॉर्म्स होते हैं, जैसे ग्रेड 1, 2, 3 और 4। जो ग्रेड 4 ग्लायोमा होता है उसको हम ग्लायोब्लास्टोमा कहते हैं, और ये मोस्ट मेलिग्नेंट होता है, एग्रेसिव होता है, इन्फिल्ट्रेटिव होता है, और ये वो कैंसर होता है जो कि स्प्रेड भी करता है लोकली। और ये भी देखा गया है कि ब्रेन के कैंसर मेटास्टेसाइज आगे नहीं करते हैं, यानी कि आउटसाइड ऑफ ब्रेन नहीं जाते, खाली वहीं पर ही सीमित रहते हैं। ब्रेन कैंसर जो है उसका कोई ख़ास कोरिलेशन नहीं पाया गया है, लेकिन रेडिएशन से उसका कोरिलेशन ज़रूर निकला है। 1950s में करीब रशिया में एक स्टडी की गई थी, जिसमें कि ये मालूम हुआ कि रेडिएशन से ब्रेन कैंसर होता है शायद, क्योंकि वहाँ पर बच्चों में रेडिएशन दिया जाता था जब उन्हें स्कैल्प में इन्फेक्शन हो जाता था, फंगल इन्फेक्शन, जिसको हम टीनिया कैपिटिस कहते हैं, जिसकी वजह से उनको लो डोज रेडिएशन दी गई। वही बच्चे जब बड़े हुए, एडल्ट हुए, तो उनमें ब्रेन कैंसर्स की ज़्यादा मात्रा में पाया गया। तो इसलिए इसमें कोई टोबैको का कोई ख़ास रोल नहीं होता और स्मोकिंग का भी कोई ख़ास रोल नहीं होता। इसमें सिर्फ रेडिएशन का ही एक रोल पाया गया है।
और इसके अलावा किसी चीज़ को कोई ख़ास इसका रोल नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं इसका सेल फ़ोन के इस्तेमाल से हो जाता है, लेकिन ये भी बहुत डेफिनेट नहीं है। ये किसी भी एज ग्रुप में हो जाता है, ये ओल्ड एज की बीमारी है, लेकिन जैसे आपको पता है आजकल कैंसर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए ये 20s, 30s और 40s के एज ग्रुप में भी लोगों में पाया जाता है, और ये बीमारी बच्चों में भी होती है। इसके सिम्टम्स हम ब्रॉडली 3 हिस्सों में डिस्कस कर सकते हैं। एक तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है हेडेक, यानी कि सर में दर्द। ऐसा सर का दर्द जो परसिस्टेंट हो और ख़ासतौर से सुबह के वक्त ज़्यादा हो, तो वो सर का दर्द जो मॉर्निंग आवर्स में हो और फिर दिन में हल्के हल्के कम हो जाए, और वो ऐसा सर का दर्द भी जो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ कर रहा हो। तो सर का दर्द जो है एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है, और ऐसी चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सर के दर्द के साथ साथ इसमें नौजिया वॉमिटिंग भी होता है और चक्कर भी आ सकता है। ऐसा चक्कर जिससे आप नीचे गिर जाएं या चोट लग जाए या आंखों के सामने अंधेरा छा जाए। फिर इसमें कुछ ऐसे भी फीचर्स होते हैं जो कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्पेयर कर देते हैं, जैसे कि मेमोरी लॉस है, या स्पीच ख़राब हो गई, स्पीच में चेंजेस आने लगे, डिफ़िकल्टी हो रही है बोलने में, या हियरिंग ख़राब हो जाए, या विजन का ब्लरिंग हो जाए, या दो चीज़ें दिखने लगें जिसको हम डबल विजन कहते हैं। तो आँखों को इम्पैक्ट करता है, ये हियरिंग को भी कर सकता है, स्पीच को भी डिस्टर्ब कर सकता है, और साथ में मूड चेंजेस भी हो सकते हैं, पर्सनैलिटी में भी चेंजेस हो सकते हैं। जैसे कि पहले आप जिन चीज़ों में बहुत अच्छे थे, उन चीज़ों में ना तो अब आपका दिल लग रहा है और ना ही आपसे हो पा रही। इसमें डिप्रेशन के फीचर्स भी होते हैं, तो पेशेंट्स जो होते हैं वो थोड़ा सैड हो जाते हैं, अपसेट होने लगते हैं, और उनको कोई रीजंस भी नहीं समझ आते। साथ में इसमें कभी कभी ये सिर्फ स्ट्रोक या सीजर्स की तरह प्रेजेंट करता है। ये ट्यूमर एक ऐसा है जिसके अराउंड ब्लड वेसल्स बहुत होते हैं। अगर ब्लड वेसल कोई रप्चर कर जाए तो स्ट्रोक के फीचर्स हो जाते हैं, और ये नहीं तो फिर सीजर्स की तरह प्रेजेंट करता है, जैसे फिट्स होते हैं, जैसे लगे कि एपिलेप्सी हो गई मरीज को, लेकिन ये होता फिर ब्रेन कैंसर है। तो ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म जो है एक एग्रेसिव कैंसर है, और ये लोकेशन के ऊपर बेस्ड होता है इसके फीचर्स। इसके डायग्नोसिस के लिए सबसे अच्छी जांच MRI है। अगर आपको कोई ऐसा क्लिनिकल फीचर दिख रहा है, हेडेक्स हैं या कोई चेंजेस जो मैंने आपको अभी डिस्कस किए, तो आप जो है अपने डॉक्टर से जाके एक पर्चा ज़रूर बनवा लें MRI का, और अपनी MRI कंट्रास्ट MRI के लिए रिक्वेस्ट करें, और अगर MR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हो जाए तो फिर ये काफ़ी हद तक डायग्नोस्टिक होता है, और इसमें बायोप्सी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। MRI के साथ कभी कभी लोगों को इश्यूज़ होते हैं, उनको बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया की फीलिंग आती है, उन्हें लगता है उसमें, क्योंकि उस मशीन में जब आप एंटर करते हैं तो उसमें आवाज़ें भी प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि उसमें बम्बार्डमेंट होता है पार्टिकल्स का, और वो आवाज़ जो क्रिएट होती है, तो बहुत से लोग MRI नहीं करा पाते। तो उसके लिए उन पेशेंट्स के लिए एक CT स्कैन भी बहुत अच्छी जांच है, वो भी काफ़ी हद तक कन्फर्मेटरी होती है। ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि जब हम ठीक हो गए तो हम कौन सी जांच करके ये पता करेंगे कि हम ठीक हैं, अब हम दवा रोक सकते हैं या हम स्वस्थ हैं। तो उसमें जो डॉक्टर शर्मीन ने बताया MR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस ब्रेन में देखना कि कैसे हैं। तो उसमें एक कोलिन पीक आती है। कोलिन पीक अगर नॉर्मल रेंज में है और कोलिन पीक का रेशियो नॉर्मल है तो पेशेंट स्टेबल है, उसके अंदर कैंसर के म्यूटेशंस नहीं हो रहे हैं ब्रेन में, और वो ब्रेन स्टेबल हो गया है। उस सूरत में भी पेशेंट को राहत मिल सकती है। ट्रीटमेंट इसमें ऑप्शंस जो है वो सर्जरी है, रेडिएशन है, कीमोथेरेपी है। सर्जरी का मतलब रिसेक्शन ऑफ द ट्यूमर, तो ट्यूमर में ब्रेन ट्यूमर का जो प्रेजेंस है उसको रिमूव कर देते हैं, और साथ में उसके रेडिएशन दिया जाता है, और एक दवा होती है टीमोजोलामाइड, वो भी दी जाती है। सर्जरी से क्या होता है कि जितना भी ट्यूमर रिमूव हो सकता है सर्जन उतना ट्यूमर रिमूव कर लेते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ट्यूमर रह जाता है, और उसको रिमूव करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए रेडिएशन और कीमोथेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपी में जिस दवा को दी जाती है उसका नाम है टीमोजोलामाइड। ये रेडिएशन के साथ भी दी जाती है, और जब रेडिएशन ख़त्म हो जाता है तो कुछ टाइम तक और आगे भी दी जाती है। कीमोथेरेपी डॉक्टर शर्मीन ने बताया टीमोजोलामाइड है। टीमोजोलामाइड के 2 प्रकार हैं। अभी लेटेस्ट जो अभी प्रैक्टिस में आई है वो कहते हैं हाई डोज दो, 350 मिलीग्राम तक दो। मैं जब काम शुरू करता था मैंने, और जो मैंने पुराने पेशेंट्स को देखा था, वो 120 मिलीग्राम भी अच्छा काम करती थी। तो 120 मिलीग्राम मेरी पद्धति थी, मैं अपना मान के चलूँ तो 120 मिलीग्राम बहुत होती है, उससे ऊपर देने से कोई अंतर नहीं पड़ा, क्लिनिकली बेनिफिट्स पेशेंट को नहीं मिले। 120 मिलीग्राम महीने में 5 दिन, हर महीने, जब तक ट्यूमर बढ़ ना जाए।
तो ट्यूमर बढ़ने में कभी कभी 6 महीना लगता है, कभी कभी 3 महीना लगता है। तो टिमोथोलामाइड जो है उस वक्त फिर काम करना बंद कर देती है जब ट्यूमर बढ़ना शुरू हो जाए। इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव डिजीज। कीमोथेरेपी का रोल बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कीमोथेरेपी वैसे तो बहुत अच्छे काम करती, लेकिन ब्रेन के अंदर एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। ये एक फिजियोलॉजिक बैरियर है जो दवा को एंटर नहीं होने देता है, जिसकी वजह से कीमोथेरेपी काम नहीं कर पाती। तो इस वजह से इस ब्रेन कैंसर का ट्रीटमेंट जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी बहुत अच्छा होता है, यानी कि आप बहुत सारे डिसिप्लिन्स को यूज़ कर सकते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड थेरेपी होती है। ये एक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दिया जाता है उस एरिया में जिससे कि ट्यूमर जो है प्रोग्रेस नहीं करे। इसी तरह से वेफर्स होते हैं या ग्लाइडल जिनको कहते हैं, वो वेफर्स जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल एक डिस्क होती है और जो कीमोथेरेपी रिलीज़ करती है स्लोली, तो वो फिर उस एरिया को, लोकल एरिया को में ग्रोथ को नहीं होने देती। देखिए, हमने ये देखा है कि पेशेंट्स जब लाइलाज हो जाते हैं और जब घर में जाकर लेट जाते हैं इस बीमारी में अपने सारे इलाज मुकम्मल करा के, तो हमसे आकर राय लेते हैं। तो मेरा उनसे एक विनती होती है कि होता क्या है, इस बीमारी में सूडो ट्यूमर भी होते हैं। सूडो ट्यूमर और ट्यूमर, सूडो ट्यूमर का मतलब होता है कि बीमारी में ट्यूमर छोटा साइज़ का है और उसने अपनी वहाँ से ट्यूमर के साइड से एडिमा प्रेजेंट किया, यानी उसने फ्लूइड रिलीज करना शुरू कर दी और ब्रेन में कोई जगह नहीं होती जहाँ से फ्लूइड रिलीज हो जाए, तो ब्रेन में प्रेशर बढ़ जाता है और हड्डियाँ चारों तरफ ब्रेन के होती हैं, प्रोटेक्टेड होता है, तो कहीं रास्ता नहीं होता। ब्लड ब्रेन बैरियर डॉक्टर साहब ने बताया, उसकी वजह से भी रास्ता नहीं होता। तो ये एडिमा, फ्लूइड का कलेक्शन, इसे हम बोलते हैं सूडो ट्यूमर। ट्यूमर का साइज छोटा लेकिन नज़र आएगा बड़ा और प्रेशर देगा। इस सूरत में मरीजों को डेक्सामीथासोन से राहत मिलती है, राहत मिल सकती है। जो गांवों में मरीज ऐसे लेटे हैं जिनको डायग्नोसिस भी हुआ है, इलाज भी करा चुके हैं और फिर भी परेशान हैं और उनका दिमाग काम नहीं करता, और अगर वहाँ के डॉक्टर साहब ने दवा लिखी नहीं है या उनको भूल गए, तो वो डेक्सामीथासोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बहुत आराम से दवाई मिल सकती है अपने फिजिशियन से, चाहे वो जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, एमबीबीएस हो, लोकल डॉक्टर, उससे भी वो लिखवा सकते हैं, उसके निगरानी में वो इलाज करा सकते हैं। तो वो सूडो ट्यूमर की शक्ल ले लेगा, एडिमा क्लियर हो जाएगा। डेक्सामीथासोन की मात्रा मैं बताता चलूँ, जब हम स्टार्ट करेंगे तो 12 मिलीग्राम पर डे से स्टार्ट करेंगे 5 दिन, फिर हम देंगे 8 मिलीग्राम, फिर हम उसको मेंटेनेंस डोज पे लेके आएंगे 4 मिलीग्राम। स्टेरॉइड्स हमेशा जब हम यूज़ करते हैं तो हम उनको एकदम से बंद नहीं करते, उन्हें हम हल्के हल्के करके कम डोज पे लेकर आते हैं। तो हमारा विनती ये होती है पेशेंट से कि भाई अगर वो डेंड्राइटिक सेल थेरेपी के बारे में या इम्यूनोथेरेपी के बारे में सोच रहे हैं तो ये अपना कार्यक्रम पहले कर सकते हैं, हमारी बगैर राय के भी कर सकते हैं, अगर उनको डायग्नोसिस पूरा हुआ है, इलाज हुआ है। तो बार बार मेरा ये समझाना होता है कि उस सूरत में अगर वो ठीक हो गए और फिर से कॉन्शियस हो गए, बेहोश थे कॉन्शियस हो जाएंगे, बात करने लगेंगे, खाना खाने लगेंगे, मतलब कि सूडो ट्यूमर था, ट्यूमर छोटा था, दिख बड़ा रहा था। ये मैं अपने हमेशा उन दर्शकों को बताना चाहता हूँ जो असमर्थ हैं अस्पतालों तक पहुँचने में, दूरी की वजह से, साधन ना होने की वजह से, या पलंग पे लेटे हैं जहाँ से उठा के लेके आना मुश्किल काम है, तो वो ये काम कर सकते हैं। इसमें डेंड्रिटिक सेल थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ऐसा किताब भी कहती है। हमारी टेक्स्ट बुक्स जो ऑन्कोलॉजी की हैं वो कहती हैं कि डेंड्रिटिक सेल थेरेपी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डेंड्रिटिक सेल्स वहाँ पर ट्रैवल करते हैं और इम्यून स्टिमुलेशन करते हैं, इम्यून एक्टिवेशन करते हैं और ब्रेन कैंसर को कम करते हैं। तो इम्यूनोथेरेपी का इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। देखिए, ऐसा है कि आज की तारीख में जो गूगल बाबा हैं वो सब बताते हैं कि क्या क्या बीमारियों के इलाज हैं, और हमारा कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं होता कि हम किसी चीज़ को आपसे गलत बताएं, चूँकि हमें आप करेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे प्रोग्राम देख के गूगल बाबा से भी पूछ सकते हैं। इसमें किताब लिखती है, जैसे डॉक्टर शर्मीन ने कहा, डेंड्राइटिक सेल थेरेपी का रोल है, ऑटोलोगस डेंड्राइटिक सेल थेरेपी का रोल है, जो हम पिछले 17 साल से कर रहे हैं। किताब भी बोलती है। नया एडिशन जो हमारी डेविटा है, जिसको सारे ऑन्कोलॉजिस्ट दुनिया में पढ़ते हैं, उसमें साफ लिखा है कि ये प्रोटोकॉल एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल होते हुए बहुत रिलीफ देता है। तो डेंड्राइटिक सेल थेरेपी मरीजों का पता होना और उन डॉक्टर्स का जो इलाज कर रहे हैं उनको बताना उन मरीजों को, ये हमारा लक्ष्य है। हमने इसकी कसम खाई थी
हमने जब डॉक्टरी की डिग्री ली थी तो ये कसम खाई थी कि जो सिद्ध किताब में इलाज हैं वो मरीज तक पहुंचावेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया इम्यूनोथेरेपी में डेंड्रिटिक सेल्स का रोल है, इसी तरह से एक और मेडिसिन है जिसका नाम है बेवासूजिमैब। बेवासूजिमैब एक ऐसी दवा है जो ब्लड वेसल्स को श्रिंक करती है। ये माना जाता है कि ट्यूमर्स जो होते हैं ये ब्रेन के, ये अपने अराउंड ब्लड वेसल्स क्रिएट कर लेते हैं। तो अगर हम ब्लड वेसल्स को कम कर दें यानी कि श्रिंक कर दें तो ब्लड सप्लाई भी ख़त्म हो जाएगी, न्यूट्रिशनल भी एस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगा ट्यूमर का। तो ट्यूमर फीड किस पे करेगा, तो ट्यूमर श्रिंक कर जाएगा। तो बेवासूजिमैब भी एक इम्यूनोथेरेपी है और वो भी इसमें बहुत अच्छा काम करती है। इसमें और 2 इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट्स हैं जैसे कि जो PD-1 रिसेप्टर पे एक्ट करती हैं या फिर PD-L1 पे एक्ट करती हैं। इन दोनों के नाम हैं निवोल्यूमैब और पेम्ब्रोलिजुमैब। ये भी बहुत इफ़ेक्टिव हैं और इनका यूज़ भी काफ़ी टाइम से इन कैंसर्स में हो रहा है। देखिए इन ट्यूमर्स में क्या होता है कि कंपन या बेहोश हो जाना अचानक, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। इसके लिए 2 दवाइयाँ हैं जो दी जाती हैं। पुराने ज़माने से चली आ रही एप्टॉइन की गोली 100 मिलीग्राम से 300 मिलीग्राम तक रोज़ की वो देना चाहिए नियमित रूप से, बंद नहीं करेंगे। दूसरी एक लिवापिल के नाम से दवाई आती है, लिवासिट्राम जिसको हम बोलते हैं, वो भी कॉमनली मिल जाती है। वो भी 500 मिलीग्राम से 750 मिलीग्राम और 1000 मिलीग्राम 1500 मिलीग्राम तक, ये भी नियमित रूप से ऐसे मरीजों को लेते रहना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जो हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है, पेशेंट्स जो डेंड्राइटिक सेल थेरेपी लेने के लिए आते हैं वो यूजुअली वो पेशेंट्स होते हैं जो तकरीबन सारे इलाज कंप्लीट कर चुके होते हैं और फिर उसमें वो रास्ता ढूंढते हैं। और सबसे हैरत की बात हमारे सामने ये रही है कि इसमें भी तकरीबन 30% मरीज़ डेंड्राइटिक सेल थेरेपी से रिस्पॉन्ड करते हैं उस स्टेज में जहाँ पर कुछ भी साधन समझ नहीं आ रहे होते। और हमने अपने समय में ये देखा है कि जैसे डॉक्टर ने बताया, शर्मीन ने बताया कि बेवासूजिमैब एक दवाई है या निवोल्यूमैब एक दवाई है, इन दवाइयों का भी हमने सहारा लेना शुरू किया और डेंड्राइटिक सेल थेरेपी के साथ में हमने इनको यूज़ किया। तो जिन पेशेंट्स को डेंड्राइटिक सेल थेरेपी से अकेले रिस्पांस नहीं आता है, उसको ऐड करने में उन पेशेंट्स में कुछ रिस्पांस बढ़ जाता है। यानी मान के चलिए 30% लोगों को बेनिफिट होता था खाली डेंड्राइटिक सेल थेरेपी से, तो 40-50% को बेनिफिट हो जाता है इसको ऐड करने में। बेनिफिट से मुराद ये नहीं है, मेरी मानना ये नहीं है कि वो क्योर हो जाते हैं, लेकिन उनका टाइम पीरियड बढ़ जाता है लाइफ का और उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मिल जाती है। कुछ पेशेंट्स में, जैसे कि हमने एक पेशेंट का जिक्र किया और ये आप वीडियो अभी उनका देखेंगे, ये पेशेंट खिलाफ तवक्को यानी बग़ैर किसी सोच समझ के, जो साइंस एक्सप्लेन नहीं करता, पूरी तरह ठीक हो गई। पूरी तरह ठीक होने में 2 चीज़ों का महत्व है, एक तो दवाई का काम करना और दूसरा भगवान की मदद। और शायद थोड़ा सा रोल ये भी है कि कितना कॉन्फिडेंस है हमारे इलाज पे। चूँकि क्या होता है कि जब हमें कॉन्फिडेंस से हम कोई इलाज कराते हैं तो हमारी सारी शरीर की सहन शक्तियाँ जो होती हैं उस कार्य में लग जाती हैं कि ठीक करें। और जहाँ पर हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, अरे होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, वहाँ पर क्या होता है कि नहीं होगा। चूँकि सभी लोग दुनिया में कह रहे थे कि नहीं होगा, उसमें अकेला बंदा सोच रहा है कि होगा तो कैसे होगा। सर से मुलाकात हुआ, सर ने जब बोला खुद के बारे में, मैं क्या बोलूँ, पहले तो कुछ भी बोल नहीं पाई, रो रही थी, मैं सिर्फ रो रही थी, सर को देखकर ही रो रही थी। सर ने बोला क्या हुआ बेटा, क्यों कर रहे हो ऐसा। तब मैंने सारी डिटेल्स बोले कि मैंने आसाम से दीदी को कैसे लेकर आई हूँ, कैसे ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं इधर, और आपके बारे में क्या कुछ जानते हैं, क्या क्या देखकर दीदी प्रभावित तो हो रहे हैं। सर ने बोला कि तुम लोग मत रो, तुम दीदी को लेकर कल ही आओ मेरे पास। हम आसाम से आए हैं और मेरी बहन का ऑपरेशन हुआ है, कल यहाँ एडमिट है, मैं आपसे मिलवाऊंगी उसको। लेकिन वो मुझे जब सर के पास लेकर आई, मैं सर को देखकर ऐसा लगा कि मैं ये क्या देख रही हूँ, भगवान खुद आकर मेरे पास आ गए, ऐसा लग रहा था, मेरा फील हुआ। तो दौड़ के चले गए, सर ने हक किया और वो पूरे पट्टी वट्टी बंधी हुई और वो ग्रीन कपड़े वो हॉस्पिटल के पहने हुए, और वो उसमें कॉरिडोर में आ गई वॉक करती हुई कि साहब मैं तो आपके लिए आई हूँ यहाँ दिल्ली इलाज कराने, तुम और हम ये करेंगे। उनका भरोसा बहुत था मेरे ऊपर
बग़ैर मुझसे मिले उन्हें बहुत भरोसा था। जैसे मैंने बताया, ये भरोसे का खेल है, भरोसा करना और उस पर इत्तेकाद करना, यकीन करना। जब फर्स्ट इंजेक्शन लगा था, मुझे अभी याद है, उसका मतलब उसको पूछा मैंने कैसा लगा। उस दिन का जो रात था वो बड़े चैन से हुई मतलब, और बोला कि आज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा लग रहा था मुझे क्या कोई एनर्जी मिल रहा है, ऐसा बोल रही थी ये। और अभी भी मुझे ये बात याद है। MRI हो गया था 3 अप्रैल को, कल रिपोर्ट मिला। फिर सर ने देखी, हाँ अपोलो के डॉक्टर ने भी देखी। उन्होंने बोला जो भी थी बीमारी चले गए, जो 1% थे वो स्टेबल है, ऐसा बोला। वो बढ़ने की चांसेस कम है, और कोई 4 स्टेज में चले जाए तो मन ही मन पेशेंट डर जाती है कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी, कि मैं जिंदा नहीं हो पाऊंगी। ऐसा मुझे भी फील हुआ था। मैं जब भी घर से आती थी, मैं यही सोच कर आती थी, काश मैं घर लौट पाऊंगी कि नहीं, ऐसा फील होती थी। ट्रीटमेंट के कल से मुझे ऐसा फील हुआ, हाँ मैं क्या सबको सबसे यही कहना चाह रही हूँ, कैंसर कोई मरने वाली बीमारी नहीं है, उनसे डरिए मत, क्योंकि जो हेल्थ इम्यून सिस्टम से लड़ेंगे वही जीत पाएंगे। क्योंकि उनका ट्रीटमेंट मैं जान चुकी हूँ कि मैं इम्यून सिस्टम से, सर ने जो इंजेक्शन मैंने पुश किया था उससे मुझे बहुत स्ट्रेंथ जो फील हुआ है, मैं जानती हूँ। आज मैं काम करती हूँ, जॉब भी कर रही हूँ, हाँ वहाँ अच्छी तरह से काम करती हूँ, घर में आती हूँ, सब कुछ अच्छी तरह से हो रही है। तो इन मैडम ने जो अपना एक्सप्लेनेशन दिया है इस वीडियो से, आप पुराना वीडियो जाकर देखेंगे तो पूरा आपको तफसील मिल जाएगी इनकी। इसमें लिंक भी हम लोग दे रहे हैं, और इस शॉर्ट क्लिप्स में आप देख सकते हैं कि ये कैसे अपने आप को ठीक कर पाई, और हमारी इनसे संपर्क है, ये आज भी ठीक है। तो ये मुख्य रूप से आज बातें आपसे करना थी। और इसमें एक ब्रेन स्टेम लेजन्स होते हैं, एक ना डिफ्यूज मेनिंजियोमा ग्लायोमा होता है जो बच्चों में पाया जाता है। हमने बच्चों का इलाज भी किया है ग्लायोमा में, डिफ्यूज ग्लायोमा जिसको बोलते हैं। उन बच्चों में सर्वाइवल जहां साल भर था, 6 साल हो गया, ऐसा बच्चे भी हैं। 6 साल सर्वाइवल हो सकता है कि 20 साल सर्वाइवल हो जाता, लेकिन उस 6 साल में प्रॉब्लम ये हुई कि हमने 3 साल तक इलाज किया। अगले 3 साल बच्चा स्वस्थ रहा, ना उन्होंने कोई संपर्क किया हमसे, ना हमसे पूछा, ना हमें याद रहा कि हम उनसे पूछें। जब वो लौट कर आए तो 3 साल इलाज के गुजर चुके थे बीच के। तो मेरी विनती क्या है कि रिसर्च और साइंस हमेशा नया होता चला जाता है। हर समय में मरीज ने ये और लोगों ने ये सोचा है कि हम सबसे अच्छे वक्त में जिंदा हैं। जब हमारा नालंदा था, टैक्सिला था, तब भी लोग सोचते थे सबसे अच्छा वक्त शायद यही है, लेकिन सबसे अच्छा वक्त शायद अभी आया ही नहीं है साइंस का। तो हमें विचार विमर्श और रिसर्च को मरीज तक लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हर समय आगे अच्छा आने वाला ही होगा। ये कहीं भी फुल स्टॉप साइंस में हम लगा नहीं सकते कि ये फुल स्टॉप है, भाई हम 2 साल ही जिंदा रहेंगे, इस कैंसर हुआ तो हम 2 साल ही बस जीवन है हमारा। ये बात पे मैं आज की अपनी जो भाषा है, जो आपका प्रोग्राम है, उसको समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।